हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 अपना चल रहा है, जिसका नाम प्रत्यावर्ती धारा है। और आज उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक LCR श्रेणी परिपथ अपन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपन ने अकेले प्रतिरोध को, अकेले कैपेसिटर को, अकेली कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जोड़ करके पूरा टॉपिक पढ़ा है। उसके बाद में एल के साथ आर को श्रेणी क्रम में और सी के साथ आर को श्रेणी क्रम में, इन दोनों सर्किट को जो श्रेणी क्रम में जोड़ करके भी अपन ने पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो पढ़ा। तो इस वीडियो पे पहुंचने से पहले आप लोगों को वो पांचों के पांचों टॉपिक हैं वो बेहद अच्छे तरीके से क्लियर करने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें तो बेहतर रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि वो पांचों टॉपिक आप लोगों के क्लियर हैं। इसी संभावना के साथ मैं ये टॉपिक स्टार्ट करता हूं। जैसा यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि एक L का मतलब कुंडली है, एक कैपेसिटर है और एक प्रतिरोध है। वो तीनों श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जिसका वोल्टेज है वो V नॉट साइन ओमेगा टी है, उसके साथ कनेक्टेड है। और इस वोल्टता से जो इनको एनर्जी या वोल्टेज या विभवांतर मिलने वाला है, उसकी वजह से इन तीनों के सिरों के ऊपर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। उसकी वैल्यू VL कह दी, इसके लिए VC कह दिया और रेजिस्टेंस के लिए VR कह दिया। तो ये एक बहुत छोटा सा सर्किट अपने पास बन करके तैयार हो गया। इसके वोल्टेज का इक्वेशन अपन लेकर के चल रहे हैं। इस टॉपिक में अपने को क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले इस परिपथ में बहने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका शिखर मान कितना होगा। नंबर 2 पे अपन पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आपके पास क्या आएगा। नंबर 3 अपन पढ़ेंगे कि उस प्रत्यावर्ती धारा के लिए इस परिपथ के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जाएगा, जिसे अपन प्रतिबाधा कहते हैं, उस प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या आएगा। और नंबर 4 में अपन पढ़ेंगे कि वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच जो कलांतर है, कला में अंतर है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी। ये चारों टॉपिक हैं, ये बोर्ड परीक्षा में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं और आज की इस पूरे वीडियो के अंत तक अपन इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। इस अभी ये जो डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस डायग्राम से रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं, वो स्टार्ट लिखता हूँ और इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर अपन ने लिखा है कि माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता जिसका मान V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, उसके साथ में एक प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L एवं धारिता या फिर संधारित्र जिसकी धारिता आप लिख सकते हैं C है, वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के कारण इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने वाली है और प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान है उसे अपन I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि परिपथ में माना परिपथ में प्रवाहित प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान है वो ले लेते हैं अपन। धारा का तात्क्षणिक मान I ले लेते हैं। तो इस प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान I है, इसकी वजह से प्रत्येक कंपोनेंट के सिरों के ऊपर वोल्टेज उत्पन्न होगा। ठीक है। मान I है जिससे जिससे क्या लिखना चाहिए, प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता, जिससे प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता कितनी हो जाएगी। प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता किसका नियम लगाएंगे अपन, ओम का नियम लगाएंगे। तो इसको मैं वी आर कह देता हूं। आर का मतलब है प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता, तो वी बराबर आई आर। ठीक है। इसी प्रकार से प्रेरकत्व या कुंडली के सिरों पर वोल्टता, ठीक है, प्रेरकत्व के, या फिर मैं यहाँ पे कुंडली लिख देता हूं, कुंडली ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्रेरकत्व प्रेरकत्व पर वोल्टता कितनी वोल्टता आ जाएगी। इसकी वोल्टेज को अपन वी एल से लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, आई
और केवल कुंडली लगी होती तो उस समय प्रतिरोध का जो कार्य है वो प्रेरकीय प्रतिबाधा, प्रेरकीय प्रतिघात करता है, तो इसे अपन एक्सएल से कहते हैं। और इसी प्रकार से अपन किसके लिए लिखेंगे, संधारित्र के लिए लिख देते हैं। संधारित्र पर वोल्टता कितनी हो जाएगी, इसको अपन VC लिख देते हैं। करंट तो सब में समान रहना है, और इसके लिए जो धारितीय प्रतिघात होता है जिसे अपन XC कहते हैं। ठीक है, तो यहां से इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से विभवांतर इनको मिलेगा, और ये तीन विभवांतर हैं, इनमें ड्रॉप आएगा, विभव में पतन होगा, ये तीनों विभव हैं वो कम करेंगे। लेकिन किरचॉफ का वोल्टता नियम कहता है कि एक बंद लूप के अंदर वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। तो इन तीनों के ऊपर जो विभवांतर पतन होगा, विभव पतन होगा, उसको मैं एक साथ अगर लिखूं, तीनों की वजह से परिणामी वैल्यू को, परिणामी वैल्यू कितनी होगी उसको अपन आगे निकालेंगे। लेकिन अभी इनके रिप्रेजेंट की बात करता हूं कि इन तीनों का जो परिणामी प्रभाव आएगा उसको मैं VLCR कह देता हूं। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज नियम से, KVL नियम से। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज नियम क्या कहता है, ये कहता है कि सर जो बैटरी या जो स्रोत लगा हुआ है उसकी वजह से वोल्टता, और जो वोल्टता पतन हो रहा है L के, C के और R के तीनों के सिरों के ऊपर, उन सब का जो बीजगणितीय योग है वो आपका 0 रहेगा। तो अब अपने पास दिक्कत ये आ जाती है कि ये जो VLCR है ये वैल्यू कितनी आएगी, तो इसका परिणामी वैल्यू निकालना अपना उद्देश्य बन जाता है। तो अब आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझते हुए लिख लें। ठीक है, आगे के पूरे टॉपिक को समझने से पहले पीछे के जो रिजल्ट हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि तीनों के टॉपिक्स के अलग अलग रिजल्ट जब आप लोगों को याद होंगे तभी आप इस पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे। तो अकेले प्रतिरोध की यदि अपन बात करें तो प्रतिरोध के अंदर वोल्टेज और धारा समान कला में होती है, ये बात अपन पढ़ करके आए हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन कुंडली के लिए या प्रेरकत्व के लिए। तो प्रेरकत्व के अंदर जो धारा होती है वो वोल्टेज से π/2 कला पीछे होती है, और धारिता के अंदर, संधारित्र के अंदर जो धारा होती है वो वोल्टेज की अपेक्षा π/2 कला आगे होती है। ये तीनों रिजल्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। उसको पूरे को यहाँ पे विस्तार पूर्वक लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट आपके दिमाग में ये बात है वो भली भांति अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो अब अपन क्या करेंगे, वोल्टताओं को और धारा को सदिश आरेख के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, एक सदिश रूप में इनको प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे, ताकि अपन परिणामी वोल्टेज है और परिणामी धारा है उसको प्राप्त कर सके, कलांतर को प्राप्त कर सके और प्रतिबाधा को प्राप्त कर सके। तीनों की तीनों बातें हैं वो केवल सदिश आरेख के द्वारा प्राप्त हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सदिश आरेख से, सदिश आरेख से, आरेख से, सदिश आरेख से। चलिए एक तरफ अपन सदिश आरेख बना लेते हैं, साथ साथ में यहाँ पे अपन इनका रिजल्ट भी लिख देंगे ताकि आप लोगों को याद करने में या रिवीजन में मदद मिल जाएगी। ये मान लीजिए मैंने वाई एक्स ले लिया, इस वाई एक्स के ऊपर ये मान लीजिए मैंने एक्स एक्स की लाइन ले ली। ठीक है, और ये अपन ने मूल बिंदु कह दिया। ठीक है सर, ये जो एक्स एक्स की लाइन है इसके ऊपर अपन वोल्टेज लेते हैं। किसका वोल्टेज, प्रतिरोध का वोल्टेज ले लेते हैं। तो ये प्रतिरोध के वोल्टेज का मैक्सिमम मान हो गया, इसको मैं VOR कह देता हूं। ठीक है, इसके बाद में इसी के ऊपर आप जानते हैं कि प्रतिरोध के अंदर वोल्टेज और धारा समान कला में, यहां पे लिख दीजिए आप लोग कि प्रतिरोध में, प्रतिरोध के लिए लिख दीजिए, प्रतिरोध के लिए V व I क्या होते हैं, समान कला में, समान कला में होते हैं। ठीक है, तो इससे अपना पहला जो टॉपिक होगा वो अपना यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसकी जो धारा है उस धारा को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और ये करंट का मैक्सिमम मान हो गया I0। अब करंट तो फिक्स हो गया आपके पास,
देखिए, आधार अपन ने वोल्टेज को माना है, प्रतिरोध के वोल्टेज को, और प्रतिरोध में वोल्टेज और धारा समान कला में होती हैं। तो यही धारा है वो तीनों में प्रवाहित होने वाली है, कुंडली में भी और संधारित्र में भी। तो अब धारा को आधार मान करके आपको कुंडली के लिए और संधारित्र के लिए वोल्टेज को प्रदर्शित करना होगा। तो यहां पे अपन लिखेंगे, नंबर 2 पे मैं लिखता हूं कि जो प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व प्रेरकत्व के लिए जो वोल्टेज होगा V व I समान कला में नहीं होती हैं। तो कैसे होता है? प्रेरकत्व के लिए वोल्टेज कोमा लगाएंगे V से, धारा से, धारा को आपने आधार मान लिया, तो वोल्टेज क्या होता है? प्रेरकत्व के लिए वोल्टेज है वो धारा से π/2 कला आगे होता है। ठीक है, वोल्टेज है वो आगे होता है। आप कह सकते हैं कि धारा है वो पीछे होती है। तो धारा को आपने आधार मान लिया, वोल्टेज आगे होता है, तो वोल्टेज की जो वैल्यू हो जाएगी, जो सदिश निरूपण हो जाएगा, वो आगे के रूप में कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको मैं V0 लगाऊंगा यहां पर, और यहां पे L लिख दूंगा, तो V0L हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। अब अपन बात करेंगे संधारित्र के लिए, या कह सकते हैं धारिता के लिए। तो संधारित्र के लिए क्या होगा? संधारित्र के लिए वोल्टेज कोमा धारा से, I से, वोल्टेज क्या होता है? धारा से π/2 कला पीछे होता है। ठीक है, पीछे होता है। तो धारा को तो आपने आधार मान ही लिया, धारा तो एक्स एक्स की डायरेक्शन में है, वोल्टेज है वो इससे π/2 कला पीछे होता है। तो इसको अपन नीचे की तरफ प्रदर्शित कर देते हैं इस डायरेक्शन में, और यहां पे इसकी वैल्यू कह देता हूं, ये मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू को लेता हूं VOC। तो इस तरह से अपने को इन तीनों को निरूपित करना है। अब एक स्थिति को बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, प्रतिरोध की स्थिति है वो तो धारा के साथ में है। अब कुंडली के लिए वोल्टेज और संधारित्र के लिए वोल्टेज, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कला में हो गए, क्योंकि कुंडली के लिए वोल्टेज है वो धारा से π/2 कला आगे, और संधारित्र के लिए है वो π/2 कला पीछे हो जाता है। तो दोनों में पाई कला का अंतर हो जाता है, और पाई का मतलब 180 का होता है, और 180 का जब कलांतर होता है तो उसे विपरीत कला की स्थिति अपन कहते हैं। तो कुंडली का जो वोल्टेज है वो और संधारित्र का वोल्टेज 180 कलांतर पे है, विपरीत कला में है। और यदि विपरीत रूप में यदि कोई दो सदिश राशियां हों तो उनका परिमाण कैसे निकालेंगे? उनका परिमाण सिंपल है सर, उन दोनों का अंतर करके। तो यदि कुंडली के लिए वोल्टेज ज्यादा होगा तो कुंडली के वोल्टेज में से संधारित्र का वोल्टेज घटा देंगे, और हो सकता है कि संधारित्र का वोल्टेज ज्यादा हो तो परिणामी वैल्यू संधारित्र की तरफ आ जाएगी, और कितनी आएगी? संधारित्र के वोल्टेज में से कुंडली का वोल्टेज घटा देंगे। अब आप कह सकते हैं कि सर एक तीसरी स्थिति और भी बन सकती है। कौन सी स्थिति बन सकती है? कि सर ये दोनों विपरीत कला में है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इन दोनों का परिमाण समान भी तो हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली दोनों का परिमाण समान हो सकता है। प्रेरकत्व का और धारिता का, दोनों का जो वोल्टेज है, अगर वो समान कला में और समान परिमाण का, कला तो इनकी विपरीत रहनी है, यदि परिमाण समान हो जाएगा तो ये दोनों वोल्टेज एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और परिणामी प्रभावी वैल्यू है वो केवल प्रतिरोध की रह जाएगी। और इसे अपन एक विशेष स्थिति के द्वारा एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसे अपन अनुनाद की, रेजोनेंस की स्थिति कहते हैं। तो उस स्थिति के ऊपर अपन बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए अपन बात करते हैं कि कुंडली का जो वोल्टेज है उसको अपन ज्यादा मान लेंगे। तो कुंडली का वोल्टेज यदि ज्यादा हो जाएगा तो परिणामी वैल्यू भी इस तरफ ही आएगी। तो परिणामी वैल्यू को अपन ये रिजल्ट लगा देते हैं। ये रिजल्ट क्या होगा सर? इसके लिए आपको कुंडली के वोल्टेज में से संधारित्र का जो वोल्टेज है OC का मान है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बेटा। तो ये परिणामी वोल्टेज आपके पास हो गया केवल इन दोनों का, केवल कुंडली और संधारित्र का प्रभावी वोल्टेज हो गया। अब इसके साथ रेजिस्टेंस भी तो है, प्रतिरोध भी तो है। तो प्रतिरोध क्या बोलेगा? प्रतिरोध बोलेगा भाई मेरा हिसाब भी तो करो। तो अब अपन इन दोनों का निरूपण करने के लिए दोनों के शीर्ष से
लंब खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे, और जहां पे अभिलंब जाकर के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा वहां पर इन दोनों की परिणामी वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपन इन दोनों का परिणामी वैल्यू यहां पे ले लेते हैं, ये एरो हेड लगाएंगे, इनके बीच में ये क्या आ गया आपके पास, V से लेकर के ये वाली लाइन, ये जो तीर का निशान लगाया है, ये कुंडली का, संधारित्र का और प्रतिरोध तीनों का परिणामी वोल्टेज आ जाता है। तो इस परिणामी वोल्टेज को अपन क्या लिखेंगे, V मैक्सिमम वोल्टेज को O से, फिर लिखेंगे LCR, VOLCR, यानी LCR परिपथ का परिणामी वोल्टेज है। और धारा को तो आपने प्रतिरोध की कला में मान ही रखा है, यानी धारा है वो पीछे की स्थिति में हो गई, और कितना कलांतर हो जाएगा, इसे अपन कह देंगे फाई कलांतर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इसे समझना है। अब यहां पे अपन ये बात मान करके चल रहे हैं कि वोल्टेज ज्यादा है। यदि मान लीजिए कि संधारित्र का वोल्टेज है वो ज्यादा होता तो इसका परिणामी वैल्यू नीचे की तरफ आता, और यहां पे VOC में से VOL घटा देते तो वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाती, यहां से अपन लंब खींच देते, OR से लंब खींच देते और परिणामी वैल्यू आ जाती। और इस स्थिति के अंदर धारा है वो वोल्टता से आगे हो जाती, धारा आगे रह जाती। तो स्थिति आप लोगों के पास क्लियर है। अभी मेरे पास ये बात कंफर्म नहीं है कि सर VOL ज्यादा है या OC ज्यादा है, इसलिए मैं लगभग का चिन्ह लगा करके चलूंगा। VOL माइनस की जगह अप्रोक्सीमेट की वैल्यू लगा करके चलूंगा। देखिए किस तरीके से अपन इसे निरूपित करते हैं, इसके लिए अपन आगे पैराग्राफ को कंटिन्यू लिखते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे लिखता हूं मैं। यहां पर अपन ने लिखा है कि VOL तथा VOC का परिणामी वोल्टता, इन दोनों की परिणामी वोल्टता की बात कर रहे हैं। तो VOL और VOC है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा, और यहां पे मैंने अप्रोक्सीमेट लगाया है। इस अप्रोक्सीमेट का मतलब ये है कि यदि OL की वैल्यू ज्यादा है तो उसमें से OC माइनस कर देंगे, और यदि VOC की वैल्यू ज्यादा है तो उसमें से माइनस VOL कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करना होगा, इसका भी रीजन अपन ने लिखा है, क्योंकि VOL और VOC है उनके मध्य पाई का कलांतर होता है, यानी ये विपरीत कला में होते हैं, और जब ये विपरीत कला में हैं तो अपन इनकी परिणामी वोल्टता क्या लिख सकते हैं, अतः परिणामी वोल्टता, और परिणामी वोल्टता को अपन VOLCR लिखेंगे। तो यहां पे ये जो रिजल्ट है, ये मेरे पास रिजल्ट किसको निरूपित कर रहा है, VOL माइनस VOC को निरूपित कर रहा है, और इसका एरो हेड इस तरफ है। तो अब आप सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम लगाएंगे तो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू और इन दोनों के सदिश योग का जो परिणामी वैल्यू है वो विपरीत दिशा में, जो आप लोग कक्षा 11 में पढ़ के आए हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि VOLCR जो परिणामी वैल्यू है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू, VOR इसका स्क्वायर प्लस VOL माइनस VOC ये इसकी लंब की वैल्यू होगी, इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करो, जोड़ दो और दोनों का रूट निकालो, ये आपके पास परिणामी वोल्टेज आ जाएगा। अब आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से लिखा है कि VL की वैल्यू क्या है, VC की वैल्यू क्या है, उसके बाद में आपने लिखा है कि VR की वैल्यू क्या है, ये सारी की सारी वैल्यूज आप लोगों ने लिख रखी है। तो यहां पर मैं रेफरेंस के रूप में लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि VOR की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ओम का नियम लगा दो सर, IR होता है, यहां पे वोल्टेज का शिखर मान लिया है तो धारा का भी शिखर मान हो जाएगा। VOL की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये भी ओम का नियम लगाएंगे तो V बराबर IR, और यहां पे प्रतिरोध का काम करेगा XC। इसी प्रकार से VOC की वैल्यू लेंगे तो IO, यहां पे आपके पास L लिखना बेटा ना, और ये यहां पे लिख देंगे XC। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब अपन इन तीनों की जो वैल्यू यहां पे लिखी हैं वो इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे। बहुत अच्छे से क्लियर करके आपको समझते रहना है।
अब आप स्क्रीन को पॉज करेंगे और अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से लिख लेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि ये टॉपिक अगर आप पहली बार जब पढ़ रहे हैं, चाहे आपको इस वीडियो को 2 बार देखना पड़े, अच्छे से समझने के लिए 3 बार देखना पड़े, लेकिन एक बार यदि आप इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बैठे हैं, जब तक इसका हर एक पॉइंट, हर एक शब्द अच्छे से क्लियर ना हो, दिमाग में समझ में ना आए, तब तक आपको इसको छोड़ना नहीं है। यदि आप इसको एक बार पढ़ करके बीच में बिना समझे छोड़ देंगे, तो दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो पहले वाला जो आपने समय दिया था वो आपका वेस्ट हो जाएगा। 100% इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करने के बाद ही आपको उठना है। हो सकता है कि मेरा वीडियो है वो आप लोगों को थोड़ा सा लंबा लगे, इसको देखने में टाइम लगेगा, लेकिन हर एक बात को मैंने बारीकी से एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया है। अब आप स्क्रीन को पॉज करें और अपने नोट्स लिख लें, मैं थोड़ा आगे चलता हूं। यहां पर मैंने VOL और VOC के साथ में माइनस का चिन्ह लगाया, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि मैंने OL को मैक्सिमम लिया है, ज़्यादा लिया है OC की तुलना में। और यदि मैं यहाँ पे लगभग इस लाइन को ऐसे टेढ़ा करके दिखा दूं, तब आपको ये समझना है कि सर यदि OL ज़्यादा होगा तो OL में से माइनस कर देंगे OC को, यदि OC ज़्यादा होगा तो उस OC को यहाँ पे रख लेंगे और माइनस VOL कर देंगे। ये बात आपको समझनी है। आगे अपन विशेष स्थितियां जब पढ़ेंगे उसमें मैं लिखूंगा कि यदि VOL की वैल्यू OC से ज़्यादा है तो VOL माइनस OC होगा, और यदि VOC की वैल्यू OL से ज़्यादा है तो VOC माइनस OL हो जाएगा। और तीसरी स्थिति याद रखनी है, जब OL और OC दोनों इक्वल हो जाएं, जिसे अपन अनुनादी अवस्था कहते हैं, उसको भी अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इन वैल्यूज को इसके अंदर रखने का प्रयास करें। तो क्या समझ में आएगा बेटा? रख दीजिए। सर OR की जगह आई नोट आएगा, इसमें भी आई नोट, इसमें भी आई नोट, दोनों का आई नोट बाहर कॉमन, आई नोट का स्क्वायर इसमें भी है, आई नोट का स्क्वायर इसमें भी है, रूट लगेगा तो बाहर आई नोट आ जाएगा। तो एक लाइन को मैं थोड़ा सा सॉल्ट करके और इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्पीडली कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्किप करके लिख लेता हूँ, ताकि मेरे को जगह कम खराब होगी और परीक्षा में भी आप इसको बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर रह गया, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या रह गया सर, XL माइनस XC का स्क्वायर रह गया, और ये आपके पास VOLCR चल रहा है। ठीक है। और यदि मैं इस आई नोट की वैल्यू लिखना चाहूं तो ये पूरा कंपोनेंट इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो आई नोट के बराबर क्या हो जाएगा? आई नोट के बराबर हो जाएगा सर VOLCR, यानी LCR परिपथ के वोल्टता का जो शिखर मान है वो आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा कंपोनेंट जो रूट में है वो दूसरी तरफ चला जाएगा डिवाइड में। तो ये आर का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ओम का नियम कहता है I बराबर V अपॉन R। आर का मतलब ये पूरा का पूरा प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्यों ना मैं इसको ये लिख लूं, VOLCR को सेम रहने दूं, और ये बटा वाली वैल्यू है उस वैल्यू को मैं कह देता हूं बेटा ये प्रतिबाधा है, और प्रतिबाधा को मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं? Z से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और यहां मैं लिखता हूं जहां ये Z जो है वो परिपथ की प्रतिबाधा है। क्या है? परिपथ की प्रतिबाधा है। और Z की वैल्यू लिख दो बेटा। Z की वैल्यू लगाएंगे सर रूट, ये सब में अप्रोक्सीमेट चलने दो, अप्रोक्सीमेट फॉर्मेट में ही चलने दो। ठीक है। तो रूट आर का स्क्वायर प्लस XL माइनस अप्रोक्सीमेट XC का स्क्वायर, ये आपके पास इस परिपथ की प्रतिबाधा की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास परिपथ में बहने वाली धारा का शिखर मान आ जाएगा। आपको कितनी बातें निकालनी है सर? 4 बातें निकालनी है। एक प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, एक धारा तथा वोल्टता में कलांतर, और एक परिपथ की प्रतिबाधा। तो धारा का शिखर मान आ गया सर, अच्छे से याद कर लेना है। I बराबर V अपॉन R, V का मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, बटा में R की जगह तीनों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो प्रतिरोध आएगा, जिसे अपन प्रतिबाधा कहते हैं, वो लिखेंगे। प्रतिबाधा की वैल्यू आ गई। कितनी बातें रह गई बेटा? 2 तो आ गई। धारा का शिखर मान आ गया और आपके पास प्रतिबाधा आ गई। 2 चीजें, एक कलांतर रह गया।
यदि कलांतर आपके पास आ जाएगा तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद आप प्रत्यावर्ती धारा का कलांतर निकालने के बाद उसका तात्क्षणिक मान भी निकाल पाएंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं कलांतर की। ठीक है, कलांतर को समझने के लिए आप लोगों को अभी जो आपने एक डायग्राम बनाया था, एक सदिश निरूपण किया था, उस सदिश निरूपण में जाइए। जब आप उस सदिश निरूपण में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फाई को, जिसे अपन कलांतर कह रहे हैं, उस कलांतर के सामने की वैल्यू जो है वो आपके पास लंब का काम करेगी। तो यहां पे मैं हेडिंग लगा लेता हूं कलांतर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कलांतर के लिए? सर हमें लिखना होगा tan फाई, और tan फाई आप जानते हो लंब बटे आधार होता है। फाई के सामने वाली भुजा को देखो, अभी जो आपने चित्र बनाया है उसमें सामने वाली भुजा को देखो। ये तो सर VOL अप्रोक्सीमेट माइनस VOC को रिप्रेजेंट कर रहा है, बटा में आधार की वैल्यू, बटा में सर आधार की वैल्यू तो VOR को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपके पास tan फाई की वैल्यू आ जाएगी। चलिए बराबर लगाइए, इन दोनों की वैल्यू यहां पे लिखी पड़ी है, तो क्या लगाओगे? OL माइनस OC, OL माइनस OC, आई नोट कॉमन आ जाएगा। OL माइनस OC, XL माइनस XC, XL माइनस XC, आई नोट बाहर कॉमन आ गया है, और बटा में VOR, और VOR की जगह क्या लिखोगे बेटा? IOR। तो IOR इसमें भी है, ये ऊपर वाले जो यहाँ पे IO कॉमन आएगा उसको कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? R बचेगा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? बहुत ध्यान से 2-4 बार आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, पीछे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फाई की वैल्यू निकालें बेटा। सर फाई बराबर tan चला जाएगा दूसरी तरफ, इसके साथ लग जाएगा इनवर्स, तो XL अप्रोक्सीमेट माइनस XC अपॉन R, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी कलांतर की। अब आप यहां पर भी वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छी तरीके से लिख लें। बात करते हैं अपन प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण की। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। अब बताइए मैंने प्लस माइनस फाई दोनों क्यों लिखा? क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान दें, अभी अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे चल रहे हैं। यदि अपन क्लियर कह देंगे कि सर VOL है वो ज्यादा है, तो OL की तरफ वोल्टेज हो जाएगा, और OL की तरफ वोल्टेज होगा तो धारा पीछे रह जाएगी। और यदि आप कह देंगे कि VOC की वैल्यू ज्यादा है तो वोल्टेज VOC की तरफ रह जाएगा, यानी मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ रह जाएगा। और आप कह देंगे कि धारा आगे चली गई है, तो उस स्थिति में प्लस का फाई आ जाएगा। तो ये प्लस और माइनस का जो निर्धारण है वो अपन इसकी विशेष स्थितियों के द्वारा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब अपन अगले पेज पे चलेंगे और इसकी जो विशेष स्थितियां हैं, स्पेशल केसेस हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और हर एक केस का अपन फेजर आरेख भी ड्रॉ करते हैं। वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और नोट्स अच्छे तरीके से लिख लें। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों में जो अपन पहला केस मान करके चल रहे हैं, यदि मैं कह दूं कि साहब VOL की वैल्यू है वो ज्यादा है VOC से, तो आप जानते हैं कि OL का वैल्यू आएगी I नोट XL, और VOC की वैल्यू आएगी I नोट XC। I नोट तो दोनों में सेम है, जब I नोट सेम है तो अंतर किसकी वजह से हुआ? XL और XC की वजह से हुआ। तो यहां से यह बात बहुत क्लियर हो रही है कि यदि VOL VOC से ज्यादा है तो डेफिनेटली XL है वो XC से ज्यादा होगा, निश्चित रूप से ज्यादा होगा। और जब ये ज्यादा है तो आपके पास परिपथ की जो प्रतिबाधा आएगी, जो प्रतिबाधा की वैल्यू रहेगी, वो आपके पास Z बराबर क्या हो जाएगा? सर R का स्क्वायर प्लस इन दोनों का अंतर होता है, तो ज्यादा में से कम वाली वैल्यू को घटा करके स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे और रूट निकाल देंगे, तो ये आपके पास प्रतिबाधा आ जाएगी। और जब प्रतिबाधा आ गई तो आपके पास कलांतर भी आना चाहिए।
तो कलांतर में क्या होता है सर, टेन इनवर्स होता है। इसके बाद में ऊपर तो प्रतिघातों का अंतर होता है और बटा में प्रतिरोध होता है। तो प्रतिघात का अंतर कैसा रहेगा, जब XL ज्यादा है तो XL में से XC माइनस हो जाएगा। और अब आप यहां पे बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान है उसका समीकरण क्या हो जाएगा, बताइए। तात्क्षणिक मान, आप लोगों को मैं एक छोटा सा डेमो लगा करके यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं। मैं कहता हूं कि यह आपके पास VOR को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह आपके पास I नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह आपके पास VOC को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये VOL को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपने VOL को VOC से ज्यादा कह दिया तो डेफिनेटली ग्राफ इस तरफ आएगा। ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी VOL माइनस VOC। और यहां से आप जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा जो अभी अपन पीछे बना करके आ चुके हैं। और ये आपके पास कलांतर आ जाएगा। और ये कलांतर क्या कह रहा है कि वोल्टेज है वो धारा से आगे है और धारा है वो वोल्टेज से पीछे है। तो धारा पीछे है, आप इक्वेशन लेकर के हमेशा किसकी चलते हैं, वोल्टेज की। तो धारा का समीकरण जब अपन लिखेंगे तो धारा तो वोल्टता से पीछे है, फाई कलांतर। तो यहां पे अपन लिखेंगे I बराबर I नॉट, उसके बाद लिखेंगे साइन ओमेगा टी। बेटा प्लस या माइनस क्या लगाऊं, बताएं। देखें सर माइनस लगा दीजिए और ये फाई आ जाएगा। तो I नोट आप लिख चुके हैं, फाई आप लिख चुके हैं। पहली स्थिति से ये क्लियर हो जाता है कि कलांतर में धारा है वो पीछे रह जाएगी। ठीक है, इसका अपन फेजर आरेख भी यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। फेजर आरेख अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं फेजर आरेख। कौन सी स्थिति का फेजर आरेख है, ये स्थिति आप लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलिए फेजर आरेख बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे समझने का प्रयास करना बेटा, थोड़ा सा मैं कॉपी को स्किप करता हूं, आप पहले नोट्स अच्छे से लिख लें, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। देखिए फेजर आरेख में क्या होगा, ज्यादा बातें लिखने की जरूरत नहीं है, मुख्य मुख्य बातें अपन यहां पे लिखने का प्रयास करते हैं। समझें, ये मेरे पास वाई एक्स की स्थिति है, ये मेरे पास एक्स एक्स की स्थिति है। इस एक्स एक्स की स्थिति के ऊपर आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी वी नॉट आर की। नीचे की तरफ आपके पास वी ओ सी था, ऊपर की तरफ ओ एल था, लेकिन ओ एल की वैल्यू ज्यादा होने के कारण परिणामी वैल्यू आपके पास यहां आ जाती है। और इसको आपने कहा था कि सर वी ओ एल माइनस वी ओ सी है ये, ठीक है। और इनका जो परिणामी वैल्यू है, इनका जो रिजल्टेंट वैल्यू है, उसको आपने यहां पर लंब डाल करके बनाया है। बिल्कुल वही चित्र मैंने दोबारा बना लिया है जो अभी पहले बना करके आए हैं। और ये आपके पास जो लाइन आएगी वी ओ एल सी आर की आएगी, ठीक है। और करंट की जो वैल्यू है आई नॉट की वो आपके पास इसी तरफ है, तो कलांतर को आपने फाई से रिप्रेजेंट किया था। अब फेजर आरेख ये कहता है कि जब ये ओमेगा कोणीय वेग से आगे की तरफ घूमेगा, ओमेगा कोणीय वेग से, तो ये जो ओ आर की स्थिति है ये ओमेगा और टी टाइम, अभी मैं टी बराबर 0 की वैल्यू है तो टी समय बाद ये कहां चला जाएगा, टी समय बाद सर ये वैल्यू चली जाएगी यहां। तो इसको कहता हूं मैं वी ओ आर, रेड से बनाया है, आपको समझ में आ जाएगा ये टी टाइम की बात कर रहा है। और ये एंगल कितना बन गया, ओमेगा टी। और जब ओमेगा टी से घूम रहा है तो ये ओ एल माइनस ओ सी भी तो ओमेगा कोणीय वेग से घूमेगा, तो ये स्थिति भी तो टी बराबर 0 की है, तो टी टाइम बाद में ये भी तो आगे खिसक जाएगा। तो इसका ग्राफ है वो भी ओमेगा टी एंगल आगे खिसक जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको कह देता हूं मैं ओमेगा टी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों का जो रेड कलर में मैंने ड्रॉ किया है इनका परिणामी वैल्यू निकाल लें। तो इनका परिणामी वैल्यू निकालने का तरीका वही है, इनका आप लंब खींच दें। और जब आप इनका लंब खींचेंगे तो इनका लंब जहां पे एक दूसरे को काटेगा वो इसकी परिणामी वैल्यू आ जाएगी। ये इसकी परिणामी वैल्यू आ गई, तो इसको कह दिया मैंने वी ओ एल सी आर की स्थिति। तो ये आर की स्थिति है। अभी आप जानते हैं कि आई नोट की जो स्थिति है
वो तो आर के साथ ही रहेगा, ये आई नोट रहेगा और ये परिणामी वैल्यू है। तो ये जो दोनों रेड कलर की लाइनें हैं, इन दोनों के बीच की जो एंगल आएगा वो आपका कलांतर फाई हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझते हुए ये ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप इनके जो प्रतिबाधाएं हैं, इनके जो प्रेरणिक और धारितीय प्रतिघात हैं, उनका भी ग्राफ बना लीजिए। कैसे बनाएंगे उनका ग्राफ? आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये लीजिए, ये सर मेरे पास प्रतिरोध है, ठीक है बेटा, ये प्रतिरोध है। सर इधर की तरफ मेरे पास एक्स एल है, क्योंकि वोल्टेज आगे होता है ना कुंडली का, और इधर की तरफ सर आपके पास एक्स सी है। ओके, अभी आपने स्पेशल केस ले लिया था। आपने स्पेशल में केस में कहा था कि एक्स एल की वैल्यू एक्स सी से ज्यादा है, तो रिजल्टेंट वैल्यू इधर आ जाएगी और इसे अपन लिख देंगे एक्स एल माइनस एक्स सी। और अब आप इन दोनों का ग्राफ बना लीजिए, लंब खींच लीजिए। तो जब आप इन दोनों का लंब खींचेंगे तो ये आपके पास परिणामी वैल्यू आ जाएगी और इसे कह देंगे अपन प्रतिबाधा Z की वैल्यू, और ये हो जाएगा आपके पास कलांतर। ठीक है बेटा, अच्छे से आप लोगों को ये चीज है वो समझ लेनी है। एक स्थिति जो है, एक विशेष स्थिति जो है वो यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन इसकी दूसरी विशेष स्थिति की बात करेंगे। वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और नोट्स अच्छे से लिख लें। दूसरी विशेष स्थिति पे चलते हैं। देखिए क्या कह रही है दूसरी विशेष स्थिति। ये कह रही है कि यदि किसका मान ज्यादा कर दे बेटा? सर वी सी का मान ज्यादा कर दीजिए वी एल से, तो क्या हो जाएगा? सर एक्स सी का मान ज्यादा हो जाएगा एक्स एल से। बहुत बढ़िया, पहले आप लोगों ने जो सीखा है उसको दोबारा सीखिए। दोबारा सीखेंगे तो प्रतिबाधा Z की वैल्यू क्या आएगी? सर R का स्क्वायर प्लस प्रतिघातों का अंतर होता है। कौन सा प्रतिघात पहले लिखेंगे? एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, और यहां क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। सर बड़ी अच्छी बात है, कलांतर निकाल लीजिए। फाई बराबर सर टेन इनवर्स चलने दो। ऊपर होता है प्रतिघात और नीचे होता है प्रतिरोध, तो ये आर लगा दिया। कौन सा प्रतिघात होगा? एक्स सी माइनस एक्स एल हो जाएगा। बहुत अच्छे, चल लीजिए यहां पे ग्राफ बना देता हूं। बना दीजिए सर ग्राफ। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा? ये आपके पास प्रतिरोध का वोल्टेज वी ओ आर का ग्राफ, ठीक है सर। इसी के साथ में धारा की कला, ठीक है सर। ऊपर की तरफ हमेशा जानते हैं अपन वी ओ एल होता है, बढ़िया सर। नीचे की तरफ अपन जानते हैं वी ओ सी होता है, ठीक है सर। आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि वी ओ सी की जो दूरी है वो ओ एल से ज्यादा है, यानी धारिता का वोल्टेज ज्यादा है। धारिता का वोल्टेज जा रहा है तो इन दोनों का रिजल्ट कैसे निकालोगे? सर ज्यादा में से कम घटा दो, कम घटाएंगे तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी। क्या हो जाएगी? वी ओ सी माइनस वी ओ एल हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो इन दोनों के शीर्ष से, इन दोनों के हेड से लंब खींच दीजिए। लंब खींचा तो ये आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? वी ओ एल सी आर की वैल्यू आ जाएगी। धारा में, परिणामी वोल्टता में कलांतर फाई आएगा। क्या कह रहा है कलांतर? वोल्टता से धारा जो है वो फाई कला आगे है। वोल्टता का समीकरण आप लिख के आए हैं, अब आपको धारा का समीकरण लिखना है। तो यहां पे अपन लिखते हैं आई का इक्वेशन, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस या माइनस फाई लगाऊं? बताइए। वोल्टेज का इक्वेशन आप पहले लिख लिया, धारा का इक्वेशन लिख रहे हैं। वोल्टेज के इक्वेशन में सिर्फ ओमेगा टी लिया था अपन ने। धारा के इक्वेशन में देखेंगे तो धारा जो है वो परिणामी वोल्टता से आगे है, इसलिए इसके साथ प्लस फाई लग जाएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई संदेह है इसमें नहीं होना चाहिए। चलें बेटा, फेजर आरेख पढ़ लेते हैं इसका भी। तो इसका फेजर आरेख क्या कहता है? लगभग अपन इस टॉपिक के अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं। फेजर आरेख,
ओके सर, बनाइए। चलिए बनाते हैं। ये बेटा आपके पास वी ओ आर का ग्राफ, ये आपके पास आई ओ का ग्राफ, ये आपके पास मूल बिंदु। नीचे की तरफ चलने दो सर, दिक्कत नहीं है। ये ओ लिखा, इस लाइन को लिखता हूं मैं वी ओ एल, इतने को लिखता हूं मैं वी ओ सी। देखने में पता चल रहा है कि ओ सी ओ एल से ज़्यादा है, ज़्यादा है तो माइनस घटाओ, माइनस घटाया तो ये रिजल्ट आया किसका, वी ओ सी माइनस वी ओ एल का। दोनों का जब लंब खींचेंगे तो परिणामी वैल्यू आ जाएगी। ये परिणामी वैल्यू आ गई आपके पास, इसको मैंने तीर के निशान से दिखाया, रिजल्ट लिखा मैंने वी ओ एल सी आर। ये भी t बराबर ज़ीरो की स्थिति, ये भी t बराबर ज़ीरो की स्थिति, ये भी t बराबर ज़ीरो की स्थिति। क्लियर है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये परिणामी वोल्ट था, परिणामी धारा, धारा आगे है फाई कलांतर से। बढ़िया सर, किस कोणीय वेग से घूमेंगे, ओमेगा कोणीय वेग से घूमेंगे। ओमेगा कोणीय वेग से घूमेंगे तो टी टाइम बाद ये जो ओ आर है वो चला जाएगा आपके पास ओमेगा टी एंगल बना करके यहाँ। तो ये आपके पास वी ओ आर का ग्राफ हो गया, और ओ आर के साथ में करंट रहेगा, तो ये आपके पास आई ओ की लाइन रह गई। कितना एंगल बना करके आगे चला गया सर, ओमेगा टी। यही ओमेगा टी एंगल बना करके ये लाइन भी आगे चली जाएगी। बढ़िया सर, ये किसकी लाइन है, वी ओ सी माइनस वी ओ एल की लाइन है। कितना एंगल बना करके आगे गई, ओमेगा टी। दोनों वोल्टताओं का परिणामी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनके शीर्ष से आप लंब खींच दें। जब आप इनके शीर्ष से लंब खींचेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। परिणामी वैल्यू इसके शीर्ष से मिला दें, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको क्या कह दें, वी ओ एल सी आर की वैल्यू कह दें। करंट कहाँ चला गया, अरे करंट तो आगे चला गया। परिणामी वोल्टेज कहाँ रह गया, परिणामी वोल्टेज तो पीछे रह गया। कितना पीछे रह गया, धारा और परिणामी वोल्टता के बीच में जो एंगल होता है उसे अपन कलांतर कहते हैं। ये टी टाइम की स्थिति है, ये टी टाइम की स्थिति है, और ये भी टी टाइम की स्थिति दे रखी है। इस तरीके से अपने को फेजर आरेख ड्रॉ करना है। इसके साथ अपन फेजर आरेख में प्रतिबाधा की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये ले लीजिए आप, आर को निरूपित कर दीजिए, इसके बाद में ऊपर की तरफ आप एक्स एल को निरूपित कर दीजिए, नीचे की तरफ एक्स सी हो जाएगा। एक्स सी ज्यादा है, एक्स एल कम है, तो रिजल्ट वैल्यू क्या आएगी, एक्स सी माइनस एक्स एल आएगा। परिणामी वैल्यू निकालने के लिए दोनों के शीर्ष से लंब खींचना पड़ेगा, जहां लंब काटेगा वहां परिणामी वैल्यू, इसको क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। z और धारा के बीच में कलांतर, इसे अपन फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके पास परिणामी फेजर आरेख आ जाता है। ठीक है बेटा, तीसरी स्थिति की बात करें। तीसरी स्थिति को अपन कहते हैं अनुनाद की स्थिति। थोड़ा सा परिचय अपन अनुनाद का यहां करेंगे, अनुनाद को विस्तार पूर्वक अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थोड़ा सा अपन अनुनादी टॉपिक को भी यहां कंप्लीट करते हैं। आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करेंगे और नोट्स को अच्छे से लिख लेंगे। अपन आगे तीसरे टॉपिक में भी चलते हैं, जो इस टॉपिक का अंतिम पॉइंट होगा। चलिए बेटा, तीसरी स्थिति भी पढ़ लेते हैं। तीसरी स्थिति कहती है कि यदि वी ओ एल की वैल्यू वी ओ सी के बराबर हो जाए, जब वी ओ एल और वी ओ सी बराबर होंगे तो आई नॉट एक्स एल आई नॉट एक्स सी, आई नॉट से आई नॉट कटेगा, कटेगा तो आपके पास एक्स एल का मान एक्स सी के बराबर हो जाएगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, आप जानते हैं कि z का फॉर्मूला होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अरे एक्स एल और एक्स सी तो बराबर हैं, जब बराबर हैं तो अंतर जीरो होगा, जीरो होगा तो पूरी वैल्यू जीरो। आर स्क्वायर का रूट निकालोगे तो आर हो जाएगा,
और z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, r के बराबर आ जाएगी। ग्राफ से आपको समझ में भी आ रहा है, xl और xc बराबर होंगे, एक दूसरे का परिणाम निरस्त कर देंगे, परिणामी वैल्यू का जो प्रतिरोध है वो केवल r की वजह से ही शेष रह जाएगा। बात करें किसकी, कलांतर की। कलांतर क्या होता है सर, फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर होता है। अरे एक्सएल और एक्ससी तो बराबर हैं, बराबर है तो अंतर जीरो हो गया, जीरो हो गया तो टेन इनवर्स जीरो हो गया। और टेन का वैल्यू जीरो कहाँ पे होता है, टेन की वैल्यू जीरो होती है फाई का मान जीरो होने पर। तो इस तरीके से आपके पास कलांतर भी जीरो आ जाता है। और ये जो स्थिति है जिसमें वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होती हैं, उसे अपन कहते हैं बेटा अनुनादी अवस्था। क्या कहते हैं, अनुनादी स्थिति कह दें, अवस्था कह दें। इस अवस्था को अपन आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अभी के लिए आपको केवल मात्र इतना जान लेना सफिशिएंट होगा। ओके, इसके साथ ही LCR परिपथ का जो श्रेणी कॉम्बिनेशन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। LCR का जो समांतर कॉम्बिनेशन है वो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो BSc कक्षाओं में कंप्लीट करते हैं। चलिए इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर हमें भी मोटिवेट करने का पूरा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड लक।